नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 7, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिसका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ, जो बिहार के पूर्णिया में, ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी एक आंचलिक कथाकार थे। कहने का तात्पर्य कि हमारे अंचल में यानी हमारे ग्राम में जो घटनाएं घटित होती थी, यानी उसका पूर्ण विवरण, पूर्ण रूप से एक एक घटनाक्रम इस तरह से जो है वह वर्णित करते थे कि लगता था कि एक एक घटनाएं सच में आंखों के सामने घटित हो रही है। यानी वो हमेशा गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारे लोग जो होते थे, जो शोषित होते थे, पीड़ित होते थे, उन पर रचना करते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है अपना हिस्सेदारी दिखाया था, सक्रिय रूप से जो है वो उसमें भाग लिए थे। उसके बाद नेपाल क्रांति 1950 में जब हुई थी, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। यानी कहने का तात्पर्य यह कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और उनका जो है आप मैला आंचल उपन्यास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, और उसके बाद कहानियों में लाल पान की बेगम, जो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सब इन्हीं की देन है। तो आइए इन्हीं के द्वारा रचित एक चैप्टर है ठेस, यानी जो कि कहानी है। आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वो गरीब का, यानी जो होते हैं लेबर मजदूर टाइप के व्यक्ति होते हैं, उसका वर्णन किया है कि उसका समाज में किस तरह से सम्मान होना चाहिए, और उसके द्वारा ये भी दिखाया है कि किस तरह से रिश्तों का भी कदर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपका शीर्षक है बच्चों ठेस। क्या है? ठेस। जिसके राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कहते हैं कि लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति, हम लोग मिथिलावासी हैं तो हमारी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, यानी वो पढ़ेंगे आज आप इस पाठ में। और भेदभाव होने के बाद भी उसका हृदय कैसा होता है, वो अपना संस्कार कभी नहीं भूलते, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कहता है उसी का प्रभावी वर्णन है यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं, कलाकार मजदूर, कहते हैं कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है कि किसी को किसी चीज की कला है, कोई काम करने की क्षमता है, चाहे कोई भी हो, किसी वर्ग के लोग हो, तो उसकी क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। कई लोग नहीं करते, बोलते हैं लेबरे तो है, कलाकारे तो है, हम इसको इतना सर पे बिठा के क्यों रखें। तो ये सोच कहीं ना कहीं गलत है, और इस सोच के कारण नतीजा भी क्या भुगतना पड़ता है। और इस सोच से देखिए कि एक कलाकार के मन पे ठेस किस प्रकार पहुंचती है, वो आप लोग जानेंगे। तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। कहता है श्रम के प्रति सम्मान की भावना, यानी अपने कर्म के प्रति कौन सी की भावना, यानी वो श्रम जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, कर्म जो करते हैं, उसके प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में इस पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी ये जो पाठ पढ़ेंगे, और कहता है आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवादना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। तो चलिए चैप्टर पे, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठेस, राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कहते हैं खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। एक सिरचन नाम का व्यक्ति है जो खेती बाड़ी जब शुरू होती है तो गांव के जो लोग होते हैं, गांव के किसान होते हैं, उनकी गिनती नहीं करते। कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, ओहो, ये कैसे हो गया? अब हुआ? तब ये बोलना था, बात है हम भी ध्यान नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं। कहता है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी है जिसका नाम क्या है? सिरचन। और जब खेती बाड़ी होती है तो सारे किसान होते हैं वहां, लेकिन सिरचन हो तो भी या नहीं हो तो भी उसका गिनती नहीं होता। कोई तो वजह होगी गिनती नहीं होने का। कहते हैं लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेकार से भी बुरा होता है बेगार, यानी बेकार तो फिर भी ठीक है, लेकिन बेगार ठीक नहीं है। क्या कहता है? ये बद से भी क्या है? बदतर। यानी बेकार नहीं है, बेगार है, यानी किसी काम का नहीं है। पर ऐसा होता नहीं। तो कहते हैं कि उसको लोग बेकार ही नहीं क्या समझते थे? बेगार। कहते हैं इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। चाहे खेत खलिहान में कोई काम हो, उसको कोई बुलाने नहीं जाता। सिरचन को कहते हैं क्या होगा उसको बुलाकर? लोग सोचते थे कि इसको बुला के होगा भी
क्या कहते हैं, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, यानी 1/3 यानी 4 भाग में 3 भाग, 1/3 कार्य कर चुके होंगे। तब कहीं जाके सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ, ठीक है, कहता है दिखाई पड़ेगा पगडंडी। पगडंडी समझते हैं ना, जिसको अपना लोग कहते हैं एक पेरिया रास्ता, जिसपे ज्यादा लोग चल नहीं सकते, सवारी चल नहीं सकती, बस आदमी चलते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं आयर धूर। तो कहता है कि पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो देख लो। यानी 1/3 काम कर हो जाता था तब बेचारे, हाँ बेचारे नहीं साहब, ये सिरचंद साहब जो है एकदम आराम आराम से पगडंडियों पे पैर रखता हुआ, हाँ एकदम जो है आते थे और पैर रखते हुए आके तब लोग बोलते थे क्या कि अब इसको बुला के फायदा ही क्या होने वाला है, क्यों बुलाएं। कहता है आज सिरचंद को मुफ्त खोर, काम चोर या चटोर कहले कोई, लोग कहता था कभी, कहता है लेकिन आज कहले कोई। कहता है एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की क्या बंदी रहती थी, सवारियां बंदी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचंद भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में, एक दिन का समय निकालकर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचंद से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। लेखक उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचंद से एक जोड़ा चिक, चिक समझते हो ना, पर्दा जो जालीदार होता है, कहता है बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब, लेखक महोदय कह रहे हैं कि मुझे याद है कि जब मेरी माँ कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता था कि भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब क्या, खाना, भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सिरचंद खाने पीने का शौकीन व्यक्ति था। कहता है कि माँ हंसकर कहती कि जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं करता। मतलब क्या, मेरे काम के नाम पे वो इस तरह की बात नहीं करता, बस उसको बुला ला, ठीक। कहते हैं ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी, कौन, पंचानंद चौधरी, ठीक है। कहते हैं कि छोटे लड़के, कौन लड़के, छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। यानी ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के जो छोटे लड़के थे ना, उसको सिरचंद ने क्या किया था, बेपानी यानी बेइज्जत कर दिया था। अब किया क्यों था, कोई तो रीजन होगा। कहता है कि सिरचंद ने सिरचंद कहता है कि तुम्हारी भाभी नाखून से खाट खाट कर तरकारी परोसती है, ठीक, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी कहाँ से सीखा ये सब। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो भाभी थी ना, खिलाती थी ना जब भी लोगों को, तो कंजूस की तरह खिलाती थी। देखो, सबसे पहले किसी को खिलाओ मत, और खिलाओ तो दिल खोल के खिलाओ। यानी भोज वगैरह लोग करता है ना जी, कोई कुछ हुआ घर में फंक्शन कुछ, तो कई लोग होते हैं ना कि चलो कोनो प्रसाद नहीं ना कि थोड़ा थोड़ा बांट देंगे, भोजन पे बुलाए हैं तो भोजन का मतलब क्या, भरपेट, दिल खोल के। तो वो खाट खाट कर तरकारी देती थी, सब्जी, थोड़ा थोड़ा कंजूस की तरह। यानी बार बार मांगने में भी, मांगने वाले को भी शर्म आती रहती है, तो बेचारा बस मुंह मुंद करके जो मिला जितना मिला खा के उठ जाते हैं। और कई लोग ढीठ होते हैं तो कहते भाभी और दियो, और दीजिए, और दीजिए, परोसने वाली परेशान। और कई लोग, सभी ऐसे नहीं होते, शर्म के मारे मांगेंगे ही नहीं, जितना मिल गया उतना खा लेंगे। तो खिलाती थी, प्लस कढ़ी जो बनाती ना, अपना लोग कढ़ी बड़ी बनाते हैं ना, तो क्या देते हैं उसमें, दही। वो देती क्या थी, इमली को पानी में घोल के उसमें देती थी खट्टा होने के लिए। तो इसलिए सिरचंद ने कहा कि इस ऐसा काम तो हम गरीबों की जो है कुम्हार कहार की घरवालियां, यानी हम लोग गरीब है, ऐसा करेंगे तो चलेगा, आप लोगों को क्या कमी है जो ऐसा करते हैं। तो बेइज्जत कर दिया लोगों के सामने। कहता है इसलिए सिरचंद को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी को डर लगता था कि कहीं बुलाएंगे हम भी कहीं बेइज्जत हो गए तो पहले माँ से पूछ लेते थे कि माँ पहले ये बताओ कि भोग में क्या क्या है, ताकि ऐसा हमको भी दिन देखना ना पड़े। लेकिन उसकी माँ ऐसा बना के रखी हुई थी कि सिरचंद कभी कोई सवाल जवाब नहीं करता था। कभी कभी कहता है कि भात से ज्यादा बात काम आता है, प्रेम की भाषा जो है ना सबको झुका देती है। आप रौब दाब से किसी को झुका नहीं सकते, तो प्रेम भी बहुत बड़ा शस्त्र है, एक तरह से अस्त्र मानो या शस्त्र मानो। कहता है सिरचंद को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचंद, आज नेनू मथ रही थी। नेनू समझती हो क्या,
घी निकालने से पहले छाली को जो मथा जाता है, कहता है अब ठंड आने वाला है, ठंड में अब घी तैयार होगा, तो कहता है कि मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई घी की दाढ़ी, दाढ़ी यानी खखोरन जो होता है, घी निकल जाता है अंदर में जो खखोरी होता है, बड़ा अच्छा लगता है खट्टा खट्टा खाने में। कहता है कि खखोरन के साथ चूड़ा तुमको पसंद है ना, यानी सिरचन को खखोरन के साथ क्या पसंद था? चूड़ा। कहता है और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। मोथी जिसको अपना लोग, मोथा होता है ना घास टाइप का, उसका शीतल पार्टी यानी चटाई, जिसको अपना लोग कहते हैं ओछाइन, पटिया, ठीक है। कहता है उसके लिए रूठी थी। कौन रूठी थी? कौन रूठी थी? जी, उसकी बड़ी बेटी की ननद की हमें भी शीतल पार्टी दो, यानी बड़ी बेटी जो थी ना वो लेके जो गई थी ना विवाह में, तो उसकी ननद जो देखी ना तो जिद करने लगी कि भाभी हमें भी मंगवा दो, हमें भी ये चीज चाहिए। कहता है गर्मी में हम लोग चटाई बिछाते हैं ना जी, गर्मियों में उस पर बैठने के लिए या सोने के लिए, ठंडा होता है वो। तो कहता है कि सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर, मुंह में तो पानी आ गया चूड़ा और खखोरन नाम सुन के। कहता है घी की सौंधी सुगंध, घी कहीं पे बड़क रहा होता है तो सुगंध दूर दूर तक जाती है। तो कहता है सुगंध सुनकर ही, कहता है आ रहा हूं भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में, वो कहता है कि नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ। ये बात किसने कहा? किससे कहा? लेखक की मां से कि दम मारने की छुट्टी कहाँ। कहते हैं कि जाति का कारीगर है। कौन है कारीगर? सिरचन। कहता है एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय अगर उसकी तन्मयता में जरा सी भी बाधा पड़ी तो गेहवन सांप की तरह फुफकार, यानी गेहवन सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंह जोर है काम चोर नहीं। यानी काम करने के टाइम में अगर उनके काम में किसी ने दखल अंदाजी दी तो फिर काम आपका खराब, यानी बोल दिया नहीं तो नहीं का मतलब नहीं, अब दोबारा कर नहीं सकता। एक बार आपके दरवाजे से निकला तो फिर वापस लौट के आ नहीं सकता, ऐसा था। देख लो, लोग उसको कामचोर कहता था, लेकिन तन्मयता ऐसी थी कि काम में बाधा बर्दाश्त नहीं करता था। तो कहता है कि बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी झाल वह बर्दाश्त कर नहीं सकता। कई लोग होते हैं ना काफी स्वाभिमानी टाइप के होते हैं, यानी आप उनको खाने को दो चाहे ना दो, बस बातें अच्छी कर लो, बात खराब ढंग से करोगे तो वो आपका काम किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। कहता है सिरचन को लोग चटोर समझते हैं, तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई क्या खत्म, अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, किसी दिन माने कभी नहीं, यानी बहाना किया तो गया फिर काम से, आपका काम गया। कहता है कि मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, जो हल चलाते टाइम में हलवाए धूप से बचने के लिए छतरी टोपी का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब माँ गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। कहता है कि अब गांव में ऐसे कामों को लोग क्या समझते हैं? बेकाम, यानी व्यर्थ का काम समझते हैं। कहते हैं बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना दुराना कपड़ा दे दो और विदा करो, वह कुछ बोलेगा भी नहीं। इसलिए शायद उसका वैल्यू लोग करते नहीं थे, देते नहीं थे। अपना, इसलिए कहता है लोगों को अपना इमेज खराब करना नहीं चाहिए। अभी हम भी पढ़ाते हैं ना ट्यूशन, तो कई लोग कहते हैं कि आपके संस्था में फी कम है, अब तो कुछ बढ़ाए हैं तो फी कम है, तो मतलब क्या कम फी रहता है तो कहता है कि उस संस्था का नाम ही नहीं होता है। जहाँ फी अधिक है तो ज्यादा जो है पावरफुल है। यहाँ पे फी से नहीं चलाना है, बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, बिजनेस नहीं चलाना है।
तो कहने का तात्पर्य यह कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अपना इमेज जो है अपने लोभ लालच के चक्कर में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सिरचन क्या था ना कि अपना जो है उसमें क्या था कि उसमें वो स्वाभिमानी टाइप का व्यक्ति था, वो झाल बर्दाश्त नहीं करता था, किसी का रौब बर्दाश्त नहीं करता था। हाँ, एक था कि उनको भोजन खिला दो, कुछ कपड़े दे दो, बस खुश हो जाता था। इसीलिए लोग जो है ना, इसीलिए उसको वैल्यू नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते। हाँ, वो फी लेता, चार्ज लेता, तब लोग समझते कि हाँ उसका वैल्यू है, जब तक चार्ज नहीं देंगे तो आएगा नहीं। फ्री में काम कर देता था। तो कहता है कि घरक मुर्गी दाल बराबर, कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई वैल्यू नहीं। फ्री में मिल जाए ना आदमी को कुछ भी तो उसका वैल्यू खत्म कर देता है। मेहनत से जो है कोई चीज उपार्जन की जाती है जिसमें लागत लगे तब उसका कदर होता है। तो यहाँ पे बात वही थी। कहते हैं कि एकाध पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ नहीं बोलेगा। वह मतलब कौन नहीं बोलेगा? सिरचन। कहता है कि कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है, मतलब वो कलाकार तो है ही, बात करने में भी कारीगर है। कहते हैं कि महाजन, क्या होगा महाजन, कहते हैं महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। अब सिरचन ने ऐसा क्या कह दिया कि वो तिलमिला उठी। वो उसको जो है ना मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि वो तिलमिला उठी। कौन? भज्जू महाजन की बेटी। कहते हैं मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, मतलब भज्जू महाजन की बेटी कहती है कि सिरचन काका तुमने इतनी बड़ी बात कही है, मैं अभी जाकर अपने माँ को कहती हूँ। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कौन करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है, बबनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो थी ना, उसकी जो माँ थी ना, भज्जू महाजन की जो मतलब पत्नी थी ना, वो खेसारी का सत्तू पिला पिला के जो है सिरचन से काम करवा रहा था। तो इसलिए सिरचन ने उसे कहा कि तुम्हारी माँ ही ये काम कर सकती है कि दो दो पटेल की पार्टियां हमसे बनवा ली है, लेकिन उसके बदले में हमको मतलब खाने पीने को दी क्या? खेसारी का सत्तू। तो मतलब ये बात, सच बात किसी को बोल दो ना तो सच बात कड़वा होता है, मतलब लोग को लगेगा एकदम जोर से। सच बात बोलो तो लोग को खराब लग जाता है। तो बस यही बात था, उस लड़की को खराब लग गया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टी जरूर जो है लाना है। मतलब मानू के ससुराल से जो ये बात आ गई कि कुछ आए चाहे नहीं आए, मतलब मिठाई आए चाहे नहीं आए, लेकिन फैशनेबल चिक और शीतल पार्टी। शीतल पार्टी मतलब चटाई, जिसको ओछाइन कहते हैं अपना लोग मिथिलांचल में, ठीक है। तो वो बोला कि चिक, बांस का चिक आता है, चिक मतलब हो गया खिड़की में जो एक तरह का बांस की पतली पतली तिलियों से चिक बनाया जाता है, यानी पर्दा। तो उसने कहा कि कुछ हो चाहे नहीं हो, है ना, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और 2 शीतल पार्टी यानी चटाई के बिना मानू आई तो। भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापस, यानी ऐसे आएगी तो फिर वापस। कहते हैं इसलिए 1 सप्ताह से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। ये बात कौन बोलती है? लेखक की माँ बोलती है सिरचन से कि तुमको मैं क्या दूंगी? नई धोती। उसमें भी कैसी धोती? असली मोहर छाप वाली धोती। कहते हैं काम जो है ऐसा मन लगा के करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए, मतलब देखते ही रह जाए, मतलब उसका मन एकदम खुश हो जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। क्या बुनने बैठा? चिक। कहते हैं कि 1.5 हाथ की बुनाई, मात्र 1.5 हाथ की बुनाई ही देखकर लोग समझ गए कि इस बार जो है एकदम नया चिक जो है फैशन की जो है चीज बन रही है, ठीक है, जो पहले कभी नहीं बनी थी। मतलब इतना तन मन लगा के सिरचन ने चिक बनाए कि लोग सिर्फ 1.5 हाथ देखा बनाते हुए, उसी में लोग गदगद हो गए, मतलब खुश हो गए कि इस बार कुछ अलग बन रहा है। मंजली भाभी से रहा नहीं गया, मतलब वो जो देखी ना कि इतना डिजाइनदार जो है, इतना फैशनदार जो है बन रहा है चीज, है ना, तो उसको देखा नहीं गया, मतलब जल बुन गई। वो जो देखी इतना चिक जो है बना रहा है तो जल बुन गई। और वो पर्दे की आड़ से, पर्दे की आड़ मतलब पर्दे की पीछे से,
खड़ी खड़ी बोलती है कि पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मतलब वो टोंट मारती है सिरचन पे। मतलब क्या उसको लगा क्या कि धोती इसको मिल रहा है ना, तो इसी लोभ में ये इतना सुंदर काम कर रहा है। मतलब हमको पता होता तो हम भी धोती दिलवा देते, हम भी इतना अच्छा काम करवा लेते। मतलब वो टोंट मारी, उस पे टोंट मारती है, जिसको अपने भाषा में क्या कहते हैं, ऐठना। जैसे किसी पे कोई ऐठने लगता है ना कुछ कुछ बोल के, तो वो ऐठने का काम करती है, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अरे सिरचन काम न कर रहा है, कान नहीं न बंद है, कान में बात पड़ गई। तो वो बोलता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। यानी सिरचन जो है मुंह का क्या था, तेज था। मुंह का तेज नहीं था, उसको अल्टर बात पसंद नहीं पड़ता था। यानी वो ऐसा आदमी था कि प्रेम से तुम उससे कुछ भी करवा लो, प्रेम से उससे कुछ भी करवा लो, लेकिन जरा सा बोली में झाल हुआ तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। वो समझ गया कि हम पे टोंट मार रहा है, वो समझ गया, सिरचन समझ गया कि ये जो है ना बहुरिया हम पे टोंट मार रही है। बुर्बक आदमी तो नहीं था वो, तो इसलिए वो बोलता है कि धोती के साथ अगर हमको रेशम का जो कुर्ता भी कोई दे देना भाभी, सॉरी दे देना बहुरिया, तो ऐसी चीज मैं नहीं बनाता। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह एकदम लटक गया। मतलब बोला उसका जो है दूल्हा क्या है, अफसर आदमी है। अब ये बात सुन के मझली का मुंह क्या हो गया, लटक गया। अब कहता है कि मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा। अब लेखक की चाची देखो, कहता है ना औरत जात झगड़ा जो है एकदम बढ़ाने चढ़ाने में कुछ अधिक माहिर होती है। हम भी खुद महिला है, लेकिन ये बात सही है, पुरुष की अपेक्षा महिलाएं झगड़ा को काफी बढ़ाती चढ़ाती है। पुरुषों में झगड़ा होगा तो झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन औरत में जब झगड़ा होगा तो जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। वो इतना इसमें लड़ जड़ जोड़ देगी ना कि झगड़ा खत्म क्या होगा और एकदम झगड़ा बढ़िए जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं मूंगिया लड्डू। मतलब धोती मत दो, इसको मूंगिया लड्डू यानी मूंगवा लड्डू दो तब काम करेगा। लो ऊपर से वो भी टोंट मार दी। कौन मार दी, लेखक की चाची। अब वो कहती है कि मूंगिया लड्डू उसको दो तब काम करेगा, धोती नहीं मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, अब वो भी एकदम टोंट मारने लगी कि विदाई होगा तो उसको तो मिठाई तो खाने को मिलेगी, है ना, मिलेगी, इसलिए काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। पहली ये पंक्ति में लग रहा था कि जैसे 7 गो तारा जो है एकदम जगमगा उठा, उसमें भी 7 रंग का, जैसे लग रहा था कोई सतभैया तारा है। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकल आती है। कई आदमी का होता है ना, काम करते करते ऐसे जीभ थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो उसकी भी वही आदत थी, ओठ पर आ जाता था। अपने काम में जो है व्यस्त जो है सिरचन, अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी। यानी वो एक बार काम में लग जाता था तो वो भूल जाता था कि हमको खाना पीना भी है। यानी बड़ा लगनशील जो है व्यक्ति था। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, जिसमें क्या था, चूड़ा और गुड़ का एक सूखा सा ढेला। जिसमें क्या था, चूड़ा और गुड़ का एक सूखा सा ढेला। मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। कोई चीज अच्छा नहीं लगता है तो लोग कैसे मुंह करता है, ऐसे करता है ना, नाक पे रेखाएं उभर आती है ना, तो उसको उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया लेखक और कहता है, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। यानी लेखक को तो डर हो गया कि इसका नाश्ता खराब होगा तो कामों खराब कर देगा। कहे कि वो क्या करता था, पैसा नहीं लेता था, सिर्फ क्या करता था, खाना खिला दो ढंग का, वो बेचारा काम कर देता था, पैसा तैसा कुछ नहीं लेता था। तो उसको लगा क्या कि खाने में जो है सिर्फ चिवड़ा गुड़, उसमें भी सूखा सूखा दिया, कैसे खाएगा वो। तो वो माँ से पूछता है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थे। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली सिरचन को बुनिया क्यों नहीं दे देती, मतलब बूंदिया क्यों नहीं दे देती थोड़ा सा। उसी मजली को बोलती है जो मजली टोंट मारी रहती है ना, मजली बहुरिया को। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ था और छूता, मतलब वो छुआ भी नहीं, वो ढेला ऐसे ही पड़ा हुआ था।
माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई, मतलब गुस्सा आ गया उसको कि अभी जो है सिरचन को हम बोले मतलब बनाने के लिए, तो सिरचन उसको क्या बोला कि तुम रेशमी कुर्ता भी दो ना धोती के साथ, तो भी मैं काम नहीं करूंगा। तो उसको गुस्सा चढ़ल था मन में, तो इसलिए उसकी भौहें तन गई, मतलब गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, ऐसे गई ली और ऐसे क्या कर दी, फेंक दी। अब बताओ, किसी को जो तुम खाना पानी दोगे तो क्या ऐसे फेंक के दोगे? ये कोई तरीका है खिलाने का? अगर नौकरों रहे ना रोड पे, अगर कुत्ता होता है ना तो हम लोग प्रेम से रोटी देते हैं, जानवर को भी, वो तो फिर भी आदमी था। तो उसके नजर में क्या होता है बड़े लोगों को, कभी कभी ले बड़े तो है, हाँ मतलब छोटा मोटा आदमी है उसको क्या वैल्यू दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी आदमी होता है, प्रत्येक आदमी में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना काम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भेदभाव करें, ये गलत आदत है और होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कि ना ऐसे फेंक के चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, अब सिरचन भी तो कम था नहीं, वो उसको कहता है कि मजली बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ से खोल कर बांटती है क्या? मतलब आपके मायके से नहिरा से जो कोई चीज सनेस बारी आता है तो क्या ऐसे ही फेंक के लोग को देती है आप? कैसे किसी को कैसे दिया जाता है? प्यार से दिया जाता है। वो सिरचन बोलता है, बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। कहावत है ना अपने मैथिली में, एक बार मैरा चार बार बपरा है। तो वो जाके गलती खुद की, अब फंसा दी उसको। देखो अब जाके रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति कि आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा? लो, छोटकी चाची कम तो थी नहीं, वो भी जाके क्या की, एकदम उसके सास के पास गई, यानी लेखक के माँ के पास गई चाची, और वहां पे जाके उसका भी कान भरने लगी। अब जो है मंजली भाभी माँ की दुलारू बहू थी, मतलब वो जो मजली भाभी थी लेखक की, वो उसकी माँ की सबसे दुलारवी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई और सिरचन को कहती है कि सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? अब लेखक की माँ भी जो उसको सिरचन को मानती थी, लेखक की माँ भी डांट दी। बेचारा 3-3 आदमी से डांट सुन लिया, मतलब 3-3 आदमी से कुछ अल्टर सुन रहा था। तो जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। अब लेखक की माँ कहती है कि तुमको जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो, बहुओं से बदकुट्टी मत करो, मतलब बहुओं से मत उलझो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, मतलब उसको अब गुस्सा आ गया। तभी से वो लोग कुछ बोल रहे थे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सिरचन सबसे ज्यादा मानता था किसी को, तो वो थी लेखक की माँ, उसको अधिक मानता था। और वो कुछ भी बोल देती थी तो उसको खराब नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे सिरचन को जो है मजली बहू भी टोंट मारी, चाची भी मारी, ऊपर से उसकी सास आई, वो भी पूरा बात जानकारी लिए बिना उस पे जो है उसको डांट दी। तो इस पे सिरचन को चढ़ गया क्या, गुस्सा। तो वो जो है ना एकदम मुंह उसका एकदम लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानू जिसका विवाह होने वाला था, वो पान लेके, मतलब प्लेट में लेके सबको पान खिलाने के लिए जो है मतलब देने के लिए जा रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर सिरचन, दादा कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बातें होती है ना, तो आप क्या कीजिए, आप ये चुपचाप खा लीजिए, ठीक है। और कहते हैं तुम किसी की बात पर कान मत दो। उसको कहती है कि दादा तुम किसी की बात पर क्या मत दो, कान मत दो। कहते हैं सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। लो, अब चाची उसको देखती है कि पान खा रहा है, अब चाची अवाक रह गई, उसको लगा रहे भाई इसको पान लाके कौन दे दिया, है ना, जैसे कोई जुल्म वाला बात हो गया हो। तो सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, सिरचन वो काम नहीं था, वो देख लिया कि मेरे तरफ घूर रही है, तो वो भी अब देखो क्या बोलता है। कहता है छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। ये भी कम है और था ने, हाँ। कहता है आपके डब्बा में जो गमकौआ जर्दा है ना, थोड़ा हमको देना, मतलब पान के साथ थोड़ा सा खाएंगे। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी, सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका उसको फिर मिल नहीं सकता था। तो झनकती हुई बोलती है कि मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। चाची उसको जो है बोलती है कि तुम्हारी बढ़ी हुई जो है जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो क्या, चटोर कहीं के।
देखो कितना कैसा घटिया बात जो है वो बोलती है कि चटोर कहीं के, घर में भी ऐसा पान खाते हो क्या, चटोर कहीं के। ठीक है, मेरा कलेजा धड़क उठा। लेखक अंगना में बैठ के सब कुछ सुन रहा है। अब लेखक को लगा कि लगता है ये महिला सब जो है काम को बिगाड़ करके ही छोड़ेगी, मतलब टोंट पे टोंट एकदम मारती जा रही है, किसी का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। अब सिरचन का बर्दाश्त क्या हो गया, खत्म। तभी से सुन रहा था चुपचाप। कहता है सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह जो है कहते हैं चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े में यानी घर के पिछवाड़े में जाके थूक आया। ठीक है, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में जो है रख लिया। यानी सिरचन का मूड हो गया अब खराब। रख लिया और टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली, यानी जो बनाया था एक बार यहाँ से वहां देख लिया। उसके बाद हनहनाता हुआ आंगन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी अब इसका दिमाग एकदम गरमा गया था, निकल गया। कहता है चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झौसे के न मुंह में लगाम है न आंख में शील है। मतलब वो चला गया फिर भी इस औरत को रहा नहीं गया, फिर भी बड़बड़ा रही है। इसलिए कहते हैं पुरुष की अपेक्षा महिलाएं काफी झगड़ालू होती है। सही कह रहे हैं। अब देख लो, कहता है कि सभी नहीं होती बट कुछ कुछ होती है। तो कहता है कि इस मुंह झोसे के मुंह में न लगाम है न आंख में सील है। ठीक है, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। बातर टोले की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू जो है कुछ नहीं बोली, बेचारी चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। लो, सारा काम को दोनों महिला क्या की, बिगाड़ के रख दी। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी जो है सिरचन के हाथ की दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर जो है बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। ठीक है, मतलब वो शीतल पाटी जो बना के दिया था ना, तो ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल खोल के दिखाया था, क्योंकि पटना और कलकत्ता के मेहमानों को जो है उसके ससुराल वाले ने दिखाया था। मानू को वो चीज याद आया तो मानू अंदर अंदर उदास हो गई और वह उठकर जो है बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। यानी बड़ी भाभी ही बची थी जो कुछ नहीं बोली, मजली और ये इधर लेखक की चाची। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। यानी लेखक को देखा और पहले बोल दिया कि अब नहीं, यानी अब मुझसे काम नहीं होगा, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा। हाँ, वो कहता है कि मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई। मतलब उसकी पत्नी मर गई थी, साथ में उसके बेटे बेटी भी क्या हो गए थे, नहीं थे। तो वो मतलब बेचारा अकेले में जो है दुखी है और सोच रहा है कि खुद तो मरी ही मरी, बेटों बेटियों को भी क्या की, ले गई अपने साथ, यानी अपने साथ लेके चली गई। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा, मतलब कभी नहीं करूंगा। यानी उसको बड़ा चोट लग गया सिरचन को। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। मतलब सिरचन कहता है कि सिर्फ गांव भर में तुम्हारी ही हवेली में मेरी कदर होती थी, अब वहां भी मेरी कदर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहता है कि अब क्या, मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कि कलाकार के दिल को क्या लग गई है, ठेस लगी है ना, क्या लगी है, ठेस, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट और झालर जो है लगाने लगी। यह भी बेजा दिखाई नहीं पड़ता। बड़ी भाभी जिसके घर में मानू गई थी, वो उसमें बचा हुआ जो चिक था उसमें अपना झालर तालर लगा रही थी। हाँ, वो कहती है कि मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप जो है देख रही है बेचारी। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी लेखक को रहा नहीं गया। लेखक कहता है कि अभी बड़की भाभी जो उसमें झालर वगैरह लगा रही थी तो लेखक को लगा क्या कि कहीं इसमें भी मंजली
भाभी का और चाची का नजर ना लग जाए, यानी एगो काम तो दोनों मिलके क्या की, खराब कर दिया, अब इसको भी ना कहीं खराब कर दे। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, स्टेशन पर सामान मैं ही जा रहा था, मतलब लेखक जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़ी जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ, यानी जो आधा चिक बना हुआ था उसको मानू बड़ा प्रेम से एकदम हाथ में ली है और बेचारी बार बार उसके तरफ देख रही है और लेके जा रही है बड़ा प्रेम से, जबकि पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। कहता है कि मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया, यानी लेखक को गुस्सा आ रहा था सिरचन पे, बहन को जो देखा उदास। तो कहता है चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। ठीक है, कहता है गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिरकी के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता हुआ आया और देखा दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। सिरचन कहता है कि मानू दीदी कहाँ है? मैंने दरवाजा खोल दिया सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी, यहाँ एक होगा, एक जोड़ी आसनी भी है। खुश की गाड़ी चल पड़ी। देख लो, सिरचन ने जो है वो जितना सामान उसको चाहिए था बना के लाया और मानू को दे दिया, कोई पैसा नहीं लिया। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए और उसने लेने से मना कर दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब आप इस कहानी से क्या सीखे कि आदमी सिर्फ पैसों का भूखा नहीं होता, आदमी धन संपत्ति का भूखा नहीं होता, आदमी की कदर होनी चाहिए। जो कदर सिरचन के साथ, सिरचन को जो कदर नहीं मिला, लेकिन उसमें इंसानियत थी, उसमें जो है दूसरों के भावना को समझने की क्षमता थी और भावनाओं को समझते हुए ही वह जो है सारा सामान उसको बिना कुछ पैसा धोती रुपया लिए उसको देता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अगला चैप्टर, इससे भी अच्छा चैप्टर है, लेकर बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, अगले क्लास में आ रही हूँ। अंत में ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो अपलोड होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।